हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ बीएससी पार्ट 1 इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम जानेंगे डी ब्रॉगली समीकरण, जिसको हम इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति भी कहते हैं, ड्यूअल नेचर। ठीक है, ड्यूअल नेचर। तो प्रतिपादक कौन थे? लुइस डी ब्रॉगली। कौन से सन में इन्होंने इसकी बारे में जानकारी बताई थी? तो 1924 में। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता देती हूँ आपको आंसर किस तरह से है। एक काम करिए, दिखा ही देती हूँ, है ना। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लुइस डी ब्रॉगली ने सन 1924 में समानता के आधार पर, किस पर? समानता के आधार पर दर्शाया कि जिस प्रकार प्रकाश, ठीक है, प्रकाश मतलब लाइट, जो सामान्यतः तरंग के रूप में जाना जाता है, वह कणों की भांति भी व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन को भी, जो सामान्यतः एक कण है, तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए, है ना। समानता के आधार पर यदि प्रकाश कण है और वो व्यवहार करता है तरंग होते हुए भी कण की भांति, तो यदि इलेक्ट्रॉन कण है तो समानता के आधार पर क्या करेगा? तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे कणों के गतिमान होने पर उनसे प्राप्त होने वाले तरंग के लिए गणितीय सूत्र दिया, जो कि लैम्डा बराबर h/p या लैम्डा बराबर hmv। आगे देखेंगे क्या होता है इसका मतलब, तो समझ में आएगा। देखिए, जहाँ लैम्डा का मतलब क्या होता है? कण से प्राप्त होने वाले तरंगदैर्घ्य, और p का मतलब होता है कण का संवेग, और v का कण वेग। ठीक है, v का मतलब डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश में तरंग व कण दोनों के गुण होते हैं ना। इसके अनुसार सभी गतिशील कण के साथ निश्चित तरंगदैर्घ्य की तरंगें संलग्न होती है तथा ये द्वितीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं समानता के आधार पर। मैक्स प्लांक के अनुसार प्रोटॉन ऊर्जा के लिए ई और आवृत्ति के लिए न्यू में संबंध है, ई बराबर एच न्यू, समीकरण 1 हो गया। तथा आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन एम द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए एनर्जी में संबंध, ई में संबंध है इसका समीकरण 2 नंबर हो गया। जो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार ई बराबर mc² 2, जो सबको मालूम है ना। समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से mc² इधर आ गया, h और न्यू पहला समीकरण। ठीक है, mc² बराबर h गुणा c बाई लेमडा, जो कि पहले हम लिए हुए थे यहाँ से, उसका आ रहा है। चूँकि न्यू का बराबर क्या होता है? c बाई लेमडा होता है कि नहीं, न्यू का मतलब, तो बराबर क्या हो गया? लेमडा इधर चला गया तो h ऊपर जाएगा, m और c बच गया mc। ठीक है, अब आगे देखो, जहाँ लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य और c का मतलब होता है प्रकाश का वेग और m मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान व h मतलब प्लांक स्थिरांक। यदि इलेक्ट्रॉन जैसे कण का वेग v हो तो c बराबर v हो जाएगा, अतः लैम्डा बराबर h/mv। इसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हो गया, इतना आप लिखेंगे तो चलेगा, इसके आगे ना लिखे तो भी। मैं बता रही थी 11th क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन अभी तो ये फर्स्ट ईयर में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन है क्रोमियम का 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो आपको पता नहीं हो तब भी मैं बता रही हूँ, तो देखिए किस तरह से निकलेगा क्रोमियम 24। ठीक है, ये हो जाएगा 1s2 2 ब्लॉक में। ठीक है, s ब्लॉक में 2 हो गया, 1s2, अभी 2s2, इस ब्लॉक में भी 2, s ब्लॉक में 2 परमाणु, 1s2 2s2 2p6, p ब्लॉक में 6 परमाणु। ठीक है, 2p6 3s2। अभी देखिए, जिसको नहीं आता कमेंट करना, मैं बता दूंगी, सिखा दूंगी। 3s2 3p6 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 के आगे हो जाएगा 3d5 और आगे हो जाएगा 4s1, जो कि एक्सपेक्टेशन हो गया। इसीलिए परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम में s ब्लॉक अधूरा क्यों रहता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आता है। तो एस ब्लॉक में 2 परमाणु हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पी ब्लॉक में 6 होते हैं, और फिर डी ब्लॉक में हम लोग के पास 8 से ज़्यादा नहीं,
10 से ज़्यादा नहीं, सॉरी, और F ब्लॉक में 14 परमाणु से ज़्यादा हम नहीं भर सकते, जो कि 4s में हो गया 24। देखो ये 2 4 और ये 6, तो हो गया 10, ये 2 12, और 12 में आप 6 जोड़ेंगे 18, है ना, 19 20 21 22 और ये 23 और एक 24 हो गया क्रोमियम का। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कॉपर के बारे में। सीधा बता देती हूँ क्योंकि मैं लिख दी हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 है ये, ठीक है। 4s1 जो कि फिर से परमाणु क्रमांक 4s में एक बच गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, एक्सेप्शन, ठीक है, उच्चारण गलत हो गया था, तो ये हो गया 29 और ये 24। ये आता था 12th क्लास में बहुत और 11th में। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हुड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता रहे हैं। इनके अनुसार समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयरिंग तभी होता है जब ऑन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले, ठीक है। ये ऑन लिखा हो, ये होना चाहिए आने वाले, ठीक है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले। हुड का जो बहुलता का नियम क्या था, वो बोल रहे थे कि समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों में जो भी ऑर्बिटल है, जैसे एस ऑर्बिटल है वो समान है, अगला एस ऑर्बिटल आया तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है, जो इसको बोलते हैं युग्मन, दोनों तरफ पेयरिंग हो रहा है, तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले। ये थोड़ा अजीब नियम दिए थे, बस इतना लिख लेना। और ये देखो, इसका कर देना कार्बन का 6, ये 2 4 5 और 6, इस तरह से। ये मेरा बुक है, लेकिन मेरी बहन, उसके बाद मेरी फूफी की लड़की, इनको कारण से पूरा गंदा कर दे हैं, तो आप उसको ध्यान न देके सीधा आंसर में देख, ठीक है। अब देख रहे हैं अफबाऊ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम जाना जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के जो भरने के क्रम होते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले भरते हैं, ये अफबाऊ के नियम के अनुसार है, ठीक है। हुड का नियम अलग ही है। किसी कोष के एस ऑर्बिटल में सबसे कम ऊर्जा होती है, उसी प्रकार पी ऑर्बिटल की ऊर्जा तथा डी तथा एफ ऑर्बिटलों की ऊर्जा से कम होती है। इन सब की ऊर्जा कम होते जाती है, ठीक है। देखो, इसको छोड़ देना, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे हम लोग अफबाऊ का नियम क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p, इसके बाद ना इसमें देखो 4s दे रहा है, लेकिन हम जब बना रहे थे अफबाऊ के अलावा इस तरह से, तो देखो इसमें क्या होता था, 1s 2s 2p 3s 3p करते हैं, लेकिन उसमें 3p के बाद फिर से 3d 4s इस तरह से पढ़ते जाते थे। अफबाऊ में थोड़ा अलग है, इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को जानते हैं। कंफ्यूज मत होना, बस मैं इतना लिखना है आपको, इतू सा लिखना है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जाना जा सकता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले भरते हैं, इतना लिखना है। आप चाहते हो तो नीचे वाला लाइन लिख सकते हो, ठीक है, हो गया। अब देखेंगे आयनन ऊर्जा क्या होता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं, अतः परमाणु से यदि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करना चाहे तो कुछ ऊर्जा लगानी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन के पृथक हो जाने से परमाणु धनावेशित या आवेशित आयन में परिवर्तित हो जाएगा। यदि आप वो नहीं लिखना चाहते, आपको इसको लिखना पड़ेगा। गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। परमाणु को बाहर निकालने की जो ऊर्जा होती है, आवश्यक ऊर्जा होती है, उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। बस इतना लिखना है। अगला सवाल था इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी विलगित एवं उदासीन परमाणु को, ठीक है। अभी इसमें क्या आ रहा है, विलगित हो रहा है, जिसको बाहर निकालते थे वैसे ही क्वेश्चन। किसी विलगित एवं उदासीन परमाणु को ऋण आयन में बदलने पर प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ इस तरह से होता है। देखो हम लोग का किस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में बढ़ते जाते हैं तो घटते जाता है, और किस तरह दाई से बाईं ओर बढ़ने से घटता है उसको बता रहा है। देखो इधर ये फ्लोरीन के बाद इधर क्लोरीन, तो फ्लोरीन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और क्लोरीन में नीचे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रहा है। इसी को बताया गया है इस तरह से वर्ग में।
किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे मैं अभी बताई ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है का मान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उनमें कोषों में परमाणु का आकार बढ़ जाता है, जिसमें नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कम होता है। अर्थात फ्लोरीन का 3.6 eV तथा आयोडीन का 3.2 eV इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में काफ़ी अनियमितताएं पाई जाती हैं। आप यदि आवर्त सारणी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बाएं से दाएं की ओर जाने से कम होता है या ऊपर से नीचे की आने ओर बढ़ता है। इतना ही दिया था उसका, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं दिया था, लेकिन यदि आ रहा है तो क्वेश्चन आप ये देख लो, मैं नहीं समझा रही हूँ बस इसको। अगला सवाल आंसर जवाब जो है ये है बार्न हैबर चक्र। आयनिक ठोसों की जालक ऊर्जा का मान, जो आयनिक ठोस होते हैं उनके जालक ऊर्जा का मान बार्न हैबर चक्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। आपको पूछ सकते हैं आयनिक ऊर्जा या आयनिक चक्र जो होता है वो किस चक्र की सहायता से ज्ञात करते हैं, तो होगा बार्न हैबर, ठीक है, जो कि हेस के नियम पर आधारित है। किसके नियम? हेस के नियम पर। किसी आयनिक ऊर्जा का स्थायित्व उसकी जालक ऊर्जा से ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी आयनिक ऊर्जा का यौगिक का स्थायित्व ज्ञात करना है तो पहले जालक ऊर्जा ज्ञात कर जा सकते हैं। यदि जालक ऊर्जा का मान उच्च है, ठीक है, जालक ऊर्जा का मान उच्च है तो आयनिक यौगिक अधिक स्थायी होगा। और बार्न हैबर चक्र से जालक ऊर्जा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है वो नीचे दिया है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को उदाहरण से समझ सकते हैं। एक क्लोरीन गैस होता है, एक क्लोरीन इधर इधर आ जाएगा, इसमें सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा तो ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। इस सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल संरचना है मैं दो तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो देख लीजिए क्रिस्टल संरचना क्या होता है। ये यौगिक क्या होते हैं? दृढ़ क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे लिथियम फ्लोराइड या सोडियम क्लोराइड में प्रत्येक में लिथियम आयन या सोडियम आयन 6 होते हैं, ठीक है, उनका लिंगेट 6 होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन माइनस आयनों में से घिरा होता है। उसी प्रकार फ्लोरीन या क्लोरीन के आयन 6 लिथियम प्लस आयन या सोडियम प्लस आयन से घिरा होता है। इस तरह से दिखा होता है, सोडियम प्लस आयन और एक क्लोराइड माइनस आयन से। ये बनाने का तरीका आपको नहीं आता है तो बताना, एक बार बता दूंगी मैं किस तरह से होता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी दूसरी विधि से थोड़ा। ये रहा सोडियम क्लोराइड। तो त्रिज्या अनुपात सोडियम और क्लोराइड का क्या होता है? 95 181। सोडियम का 95, इसका 181, दोनों को हम भाग दे देंगे तो इसका 0.525 हो जाएगा मान। तो मान क्या होता है, किस संख्या का किस तरह से निकालना है, आप इस ना डीप में मत जाए, सीधा पढ़ने पे ध्यान दें। जिससे यहाँ जानकारी मिलती है कि समन्वय संख्या 6 या 4 होगी। इनका जो समन्वय संख्या होता है वो 6 या 4। अतः सोडियम क्लोराइड की संरचना या तो वर्ग समतलीय होगी या अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में उनके फलक 8 होंगे। एक्स किरण अध्ययन से ज्ञात होता है कि सोडियम क्लोराइड की संरचना अष्टफलकीय है। देखिए किस तरह से, इसमें फलक केंद्रीय घनी FCC संरचना होती है। सोडियम प्लस आयन कोने के बिंदुओं तथा फलक केंद्रों पर होते हैं, ठीक है। जो सोडियम आयन होते हैं वो फलक के केंद्रों में होते हैं, मतलब बीच बीच में। ये देखो, एक क्लोराइड वाला बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, जो ये बाहर में होंगे और सोडियम केंद्रों में होंगे, बीच बीच में होंगे, इनको केंद्र में बोलेंगे, फलक केंद्र। जबकि क्लोराइड आयन सीरा केंद्रों तथा काय केंद्रों पर उपस्थित होते हैं या इसके विपरीत भी हो सकते हैं। क्लोरीन माइनस या क्लोराइड माइनस आयनों के घनिष्ठ संकुलन से बनी अष्टफल की स्थिति में सोडियम क्लोराइड की संरचना में सोडियम प्लस आयन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जबकि क्लोराइड आयनों के CCP मतलब बीच वाले केंद्रों से व्यवस्था से बनी चतुष्फल की रिक्तियाँ रिक्त रहती हैं। कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की ये संरचना है और इसको हम अंतरिक्षीय मॉडल करते हैं तो बाहर से बना के देखेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो आप इस तरह से बनाइए। इससे पहले जो हम बना के मतलब दिखाई तो नहीं थी, पर ऐसी तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक। देखो अब हम जानेंगे संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। देख लो, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, ठीक है, समान ऊर्जा वाले विभिन्न आर्बिटल मतलब अलग अलग आर्बिटल आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का
पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में ऊर्जा तथा आकृति में समान नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तब यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। मतलब क्या होता है, जैसे कि लगभग समान ऊर्जा वाले, जिनका ऊर्जा समान है, तो विभिन्न ऑर्बिटल जैसे कि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिल गए तो एस और पी, तो एस पी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ऊर्जा का क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं और उतने ही संख्या में, जैसे एस और पी बने तो दो ऑर्बिटल मिल गए तो एस पी ऑर्बिटल बनाएंगे, एक एस पी हो जाएगा और एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और समान ऊर्जा और आकृति में समान नए ऑर्बिटल बनाते हैं, वह क्या कहता है, संकरण कहलाती है। तो हम जानेंगे क्या होते हैं उनके नियम। एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण हो सकता है, ठीक है, जैसे एस एस या पी पी, इस तरह से। संकर कक्षक बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों के ऊर्जा स्तर में अत्यल्प अंतर होना चाहिए, मतलब दोनों के ऊर्जा परमाणु में अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बनने वाले संकर कक्षकों की संकरित होने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। आगे बढ़ रहे हैं हम, किस तरह से बनते हैं। आप ये सब ना लिखिए, सीधा पॉइंट पे बढ़ना है। जैसे कि A2P, ए हो गया 2P, sp3 बनेगा तो ये सामान्य कक्षक पी कक्षक ऐसे होता है इसकी आकृति, और sp मिलेंगे तो कैसे बनेगा, एस आकार का इससे होता है, पी आकार का ऐसा होता है, दोनों मिलने से कैसा होता है, ये देखो। संकरण के प्रकार किस तरह से होते हैं, sp संकरण बनेगा तो कुछ इस तरह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक बचेगा तो उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और कुछ नहीं बचेगा तो दोनों बनेगा तो युग्मित इलेक्ट्रॉन। आप देखना चाहते होंगे एस ब्लॉक, मतलब सॉरी, एस संकरण पी संकरण कैसा होता है, आप देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो कुछ इस तरह से बनता है, बस अब दिखा रही हूँ, इसका आंसर अपना लिखें, उनका आकार कैसे होता है ये जानने के लिए, ठीक है। डंबल के आकार के होते हैं, द्विडंबल होते हैं, आपको ये पढ़े होंगे तो बना पाते आप। तो संकरण में ही आया था, sp3 संकरण बनेंगे तो किस तरह होगा, जब संकरण में एक s तथा p, मतलब 3 p कक्षक, s कक्षक कौन होगा, एक होगा, और p कक्षक के 3 कक्षक मिलकर क्या करेंगे, संकरित होकर 4 नए समान कक्षक का निर्माण करेंगे। जैसे पहले पढ़े थे ना, जिस तरह के संकरण में जितने अणु मिलेंगे या ऑर्बिटल मिलेंगे तो उतने ही नए कक्षक बनाएंगे, तो 4 हो जाएगा, एक हो गया और ये 3 हो गया ना 4। ये 4 नए समान कक्षक अतिव्यापन द्वारा 4 समान बंध बनाते हैं। इन समान कक्षकों को क्या बोलते हैं, sp3 संकरित कक्ष कहते हैं, क्योंकि संकरण हो गए हैं, क्योंकि ये एक s तथा 3 कक्षकों 3 p कक्षकों के मिलने से बने हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन चतुसंयोजक है, 4 संरचना में है, चारों sp3 कक्षकों का उपयोग मिलने से बनते हैं, ठीक है। आवश्यक है, sp3 कक्षकों में s तथा p दोनों कक्षकों के गुण होते हैं, s का भी गुण होता है, p का भी गुण होता है। ये चारों sp3 कक्षकों में प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, मतलब s कक्षक का एक ऑर्बिटल मिलेगा। इस प्रकार मेथेन CH4 अणु बनता है। आगे का देख लो, ये जल का बनता है, H2O का 109 डिग्री 28 ऐसा बनता है ना। 2 कार्बन परमाणु वाले यौगिक एथेन C2H6 में अणु में कार्बन परमाणु का संकरण sp3 कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के संकर sp3 कक्षक के साथ अतिव्यापन कर C बंध, मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है। इसके आगे का ना लिखें आप, और इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनता है। देखो, जो s बंध होता है ऑर्बिटल में तो गोल होता है, और p वाला जो होता है उसका बॉन्ड इस तरह से बनता है, डंबल का आकार का। अब देखो भाई, एक ये गोल वाला, और ये क्या होता है, 4 प्रकार का संकरित होगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा ये हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। देखो इस तरह से अंश बनेंगे, ये पहले ऐसा डंबल के आकार में बनेंगे, ये डिग्री कितना डिग्री बन रहा है वो बता रहा है, और इसको सिग्मा बोलते हैं, इस वाले बंद को सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। और sp3 बंद इसमें बन रहा है, तो 4 sp3 बंद बन गया, और इसको या फिर ऐसा भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब आप जानोगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत का विकास 1927 में हिटलर ने लंदन
ने किया था, हिटलर और लंदन ने किया था। कौन से? हिटलर और लंदन ने 1927 में, याद रखना। डी ब्रॉगली 24 में आया था, 26 में और कुछ आया था, फिर 27 में क्या आया था? हिटलर और लंदन का वीबीटी। इसके उपरांत 1931 में पॉलिंग और स्टेलर ने कुछ संशोधन करके बनाया था। तो इसको नहीं लिखने आया है क्वेश्चन में, तो हम सीधा बढ़ रहे हैं। आया क्या था कि उनकी सीमाएं क्या है, ठीक है, लड़की वाली सीमा नहीं, उनका लिमिटेशन पढ़ना है। तो ऑक्सीजन अणु के अनुचुंबकीय व्यवहार को समझाने में असफल रहा, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन अणु, वो अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों करता है, इसको समझाने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या रहा? असफल रहा। उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता, ठीक है। जब सहसंयोजक बंध के बारे में जानकारी देता है, लेकिन उप सहसंयोजक बंध के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई जानकारी हमको नहीं देता है। आगे है इसका और सीमाएं। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक और धातुओं अंतराधात्विक में बंधन को स्पष्ट करने में असफल रहता है। जैसे इंटरमीडिएट जो कंपाउंड होते हैं ना, वो किस तरह हो रहा है, उसका बंधन को स्पष्ट करने में असफल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, सहसंयोजक बंध की ध्रुवता को समझाने में भी असफल है, इसकी ध्रुवता समझाने में असफल है। अनुनाद की व्याख्या करने में भी असफल है वीबीटी। अब आगे देख रहे हैं VSEPR की सिद्धांत क्या है, ए या मतलब इनकी सीमाएं बताए हैं। तो VESE पर ठीक है, जो भी है देख लेना। सिद्धांत अत्यधिक ध्रुवीय यौगिक जैसे कि डाइलिथियम ऑक्साइड के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता, और H2O के अणु की समान ही लिथियम डाइऑक्साइड अणु का भी आकार होना चाहिए, किंतु यह रैखिक है। दोनों सेम ही है, तो उनका जो रैखिक है वो आकार क्या है? सेम नहीं है। यह सिद्धांत ऐसे अणुओं के आकार को नहीं समझा सकता जिसके बहुत अधिक सीमा में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन हो। यह सिद्धांत निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कुछ अणुओं के आकार को नहीं समझा सकता, कुछ इंटर इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनके आकार को भी नहीं समझा सकता। यह सिद्धांत संक्रमण धातुओं की कुछ जटिल आकृति की घोषणा नहीं कर सकता। इस तरह से इनकी सीमाएं हैं। तो क्या होता है उसका फुल फॉर्म इधर देख लिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन हो रहा है। ये थ्योरी है, ये सिज्विक और पॉवेल ने दिया था 1940 में, जो कि ठीक से प्रतिपादित करे थे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं समझा सकते चीज़ों को, तो उसका बस हमको सिद्धांत लिखना नहीं था, कमियां लिखना था, तो जो मैंने बता दिया है पहले ही, ठीक। देख लो दोबारा, 1 2 3 4 है, 4 लाइन का याद कर लेना आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक तत्वों का रसायन। एस ब्लॉक क्या है? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश हुआ हो, अतः NS1 या NS2। एस ब्लॉक में एक परमाणु होंगे या 2 परमाणु होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले सभी तत्व क्या होते हैं? एस ब्लॉक कहलाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्हें क्रमशः फर्स्ट IA या तथा दूसरे भाग में समूह में रखा गया है। दीर्घ आवर्त सारणी में इन्हें समूह 1 तथा समूह 2 में रखा गया है। गुणों के आधार पर इन्हें क्रमशः क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनकी जो क्वालिटी होती है उनके आधार पर इनको क्षार या क्षार मृदा धातु कहते हैं। देखो इस तरह से एस ब्लॉक है। हम लोग कैसे याद करते थे? हेलिना का सर बड़ा, रब से करो फरियाद, बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसदार। इस तरह से ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। देखो एस ब्लॉक कहाँ कहाँ मिलता है? दोनों ही समूह के तत्व क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु अत्यंत क्या होते हैं? क्रियाशील होने के कारण पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये अपने यौगिक जैसे हैलाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, सिलिकेट आदि के रूप में पाए जाते हैं, किसी और प्रकार के साथ मिलके मिलते हैं। जहाँ तक भूप्रकृति में प्रचुरता का प्रश्न है, दोनों समूह के तत्वों में कैल्शियम सर्वाधिक पाया जाता है। कुल तत्वों में इसका स्थान 5वां है। वही धातु में इससे एल्यूमिनियम तथा आयरन के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है। इनके असामान्य गुण भी हैं। देखो कुछ, परमाणु तथा आयन का छोटा आकार, उच्च आयनन विभव, अधिक ऋण विद्युतता, डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति होती है इसमें, असामान्य रूप से कम इलेक्ट्रॉन बंध होता, छोटे आकार के कारण प्रबल संसंजक बल, मजबूत बंध तथा अधिक कठोर होते हैं, उच्च जलयोजन ऊर्जा, प्रबल अपचायक। इस तरह से ये विकर्ण संबंध तो हम लिखना नहीं है इसमें। देखिए ये आप नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको इस तरह से होना चाहिए 1s2 या 2s1, मतलब एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, 1 या 2।
इनका घनत्व, इनका क्वथनांक, गलनांक, इनकी आयनिक त्रिज्याएं। देखो, क्षार धातुओं का घनत्व समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर आते हैं क्षार धातु में, तो इनका घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। देखो इस तरह से घनत्व देख रहे हैं इसमें, ये 53 था, 97 हो गया, 86 हो गया। इस तरह इसका लिथियम सोडियम बढ़ रहा है नीचे की ओर आने से। और क्वथनांक एवं गलनांक, सभी क्षार धातुएं क्या होती हैं? बेचारी नरम होती हैं, तथा इनके गलनांक क्या होते हैं? क्वथनांक भी कम होते हैं। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक आप समझ रहे होंगे क्या है। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं किस तरह होती हैं? समूह में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उनका परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती हैं कुछ इस तरह से। आयनन ऊर्जा क्या है एस ब्लॉक की, ये आप खुद देख लेना, पढ़ लेना इसको पॉज करके। ठीक, हम सीधे की ओर बढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, क्षार धातुएं सभी यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। क्या करती हैं? +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। ये नीचे का आप ना लिखें, एस ब्लॉक के बारे में इतना डिटेल से नहीं पूछेगा, पर मैं बता रही हूँ एस ब्लॉक क्या क्या होता है, बस जल से क्रिया करने से कैसा काम करते हैं, किस तरह से। यदि आपको और भी जानकारी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो कमेंट कर देना। ठीक है, हम क्रिकेट देखने चल रहे हैं। चलो, थैंक्स, बाय बाय। आपके लिए इतना मेहनत करने के लिए। देखो इस तरह से बुक, इस तरह का बुक, और भी नीचे में और ये सब लिखने हैं, और दूसरे बुक में और भी है। तो इतना में हमने काम चलाया है। तो देख रहे हो वीडियो, देखे हो तो दूसरे को पहुंचा दो वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।